माँ के खर्चे दिखने लगे बेटा, हमने जो पाल पोस कर किया उसका क्या। दिल छू लेने वाली कहानी। माँ दिनों दिन आजकल आपके तो खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं कि पेड़ हिलाओ और पैसे बटोर लो। मुझे मेहनत करनी पड़ती है तब कहीं जाकर पैसा आता है, समझी आप। रोहित बड़े ही तैस में माँ से कहा जा रहा था, तब उसकी माँ ने कहा अरे बेटा, मेरी जरूरत तुम्हें खर्चे लगने लगे। हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, कैसे तेरे पापा ने और मैंने दूसरों के खेत जोतने का काम किया ताकि 2 वक्त की रोटी तुझे खिला सकूं। इतना ही नहीं, तेरे पापा ने दूसरे की अनाज वाली बोरी मंडी तक में बेचने ले जाते थे। तुझे पढ़ाने लिखाने की खातिर हम लोगों ने खेत खरीदे, जिससे तेरी पढ़ाई में पैसे की वजह से रुकावट न आए। और आज तू मेरे लिए मेरी ज़रूरतों को फिजूल के खर्चे कर रहा है। मुझे चश्मे की ज़रूरत है, अगर उसकी डंडी न टूटी होती तो अभी नया बनवाने न कहती, कम से कम उसी की दूसरी डंडी ही लगवा ला। उसकी वजह से न तो चश्मा लग पा रहा है, न सिर दर्द दूर हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा कि चक्कर खाकर गिर न जाऊं। मैं संभल संभल कर चल रही हूँ। अच्छा अच्छा माँ, ठीक है, शाम को लौटते हुए लेता आऊंगा, रोहित ने बेरुखी से कह दिया। अब उसके ऑफिस में फोन लगाकर रमा जी पूछती, रोहित तू डॉक्टर से मेरा नंबर लगवा दे या उसका फ़ोन नंबर दे दो ताकि सिर दर्द ना हो। मुझे लग रहा कि दोबारा से टेस्ट करा लो, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ बेटा। तब उसका बेटा रोहित बहुत उखड़े स्वर में कहता, अरे माँ, क्या ऑफिस में फ़ोन लगाकर परेशान कर रही हो। ये भी नहीं होता कि ड्रायर में खुद से देख लें, और नहीं तो इतना तो रिद्धिमा को ही बोल देती। पर यह भी नहीं होता, आपको मुझे परेशान करने का बहाना चाहिए, जैसे मुझे परेशान करने में आपको मज़ा आता है। और बस कुछ नहीं माँ, बेटा सुन तो मेरी पूरी बात। वो पूरी बात ही नहीं कह पाती और वो फ़ोन रख देता। और उनकी बहू से भी कुछ बोल, उनकी कहाँ इतनी मजाल। घर में रोहित ने सिर पर इतना चढ़ा लिया कि उससे रमा जी बात करना ही पसंद नहीं करती। वो तो घर के काम बिन बोले कर देती थी। वो रोहित के मन का हमेशा खाना बनाती, साथ ही उसकी ज़रूरत से पहले उसके काम कर देती थी। पर रिद्धिमा को क्या, उसे उनके आने से सहूलियत ही थी। जिम्मेदारी तो रमा जी घर की निभा रही थी। मजाल है कि कहीं धूल का नाम निशान दिख जाए। रोहित और रिद्धिमा उनका कभी कोई एहसान नहीं मानते। जब से शहर आई तो पति की यादों से दुखी नहीं रहना चाहती थी। बस वो बिजी रहकर अपने दुख दर्द को भुलाना चाहती थी। बहू भी ऐसी मिली कि कुछ पूछो ही मत। वो तो एक ही चार सुनाने वालों में से थी। खैर, उनका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उन्हें माइग्रेन की शिकायत थी। अगर चश्मा न लगाए तो सिर भारी सा हो जाता। इससे बहू बेटी को क्या, घर मकान तो उनके नाम तो हो चुका था। पति के गुजरने के बाद शहर में माँ को रोहित ले आया और उनसे मकान खेती के पेपर पर जब साइन चाहिए तो कहा, माँ यहाँ गांव में अकेले रहकर क्या करेगी। तू मेरे साथ अपने घर में रहना और ठाठ करना। शहर वाला घर वो भी पापा ने दिलाया था, वो भी तो आपका ही है। रोहित अपने चिकनी चुपड़ी बातों में गांव का घर खेती बिकवा कर ले आया था। अब वो पति के गुजरने के बाद बेटे के साथ रह तो रही थी, पर उनका मन नहीं लगता। उनसे तो सुकून से मीठे बोलने के लिए कोई नहीं था। वो तरसने लगी थी कि वो कोई उनके पास हंसे बोले, पर ऐसा नहीं हो रहा था। उनसे बहू बराबर का काम कराती, उनके घर के नौकर को देने वाले पैसे भी बच रहे थे। इसलिए रिद्धिमा के रमा का आना एक सुखद एहसास बन गया था। सास बहुत काम जो कर लेती थी, वो भी
बिना थकान के उन्हें काम करना बिल्कुल नहीं अखरता था, पर आज उन्हें उनके मनोहर जी की एक एक बात याद आ रही थी। वो कहते थे, देखो रमा, मैं जब तक हूँ तब तक हाथ में रकम रखूंगा, नहीं तो हाथ खाली होते ही कोई इज्जत नहीं रहती, न ही कोई साथ देता है। आज रमा जी को चश्मा ठीक कराने के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा था, पर करे भी तो क्या करे, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह बेटे के मुंह में खेती मकान बिकवा दिया था और शहर वाला घर भी उसने अपने नाम पर करा लिया। इस कारण वह बेबस सा महसूस कर रही थी। बहू रिधिमा की किटी थी तो वो हर त्योहार होकर निकल गई। अब तो उनसे जितना काम हो सकता उन्होंने किया। रात हुई तो बोली, बेटा रोहित, मेरा चश्मा बन गया कि नहीं? मेरा सिर बिना चश्मे के बहुत भारी भारी लगता है। तब वो कहने लगा, माँ, मेरे पास एक ही काम नहीं है कि आपका चश्मा बनवाने बैठा रहो। मेरे पास ऑफिस के अलावा हजारों काम है। आप खुद क्यों नहीं चली जाती हैं? खुद भी तो बनवा सकती हैं। तब इतना सुनते ही वो बोली, बेटा, एक तो तूने न तो चश्मा बनवाया, न ही मुझे डॉक्टर की पर्ची बताई, नहीं तो मैं ही मेडिकल से सिर दर्द की गोली ले आती। आजकल तो मुझे पैसा भी नहीं देता है। अब बता, मैं अपनी परेशानी तुझसे न कहूँ तो किससे कहूँ? आखिर बेटा है तू मेरा। बहू तो पराया खून है, उससे क्या उम्मीद करूं? उसे वैसे भी तूने सिर पर चढ़ा कर रखा है। उससे कुछ बात न करो, वो ही मेरी बेहतरी होगी, क्योंकि कुछ भी बोलो तो नमक मिर्च लगाकर झगड़ा अलग करा देगी। वो ऐसी ही है। खैर बेटा, तू मुझे अभी 2,000 रुपये दे दे, जितनी जरूरत होगी उतने ही दे दूंगी, बाकी के पैसे वापस कर दूंगी। फिर वह कहता, ठीक माँ, कल ले लेना। अब वह रात में जैसे तैसे सो जाती है। अब सुबह बेटे के ऑफिस जाने के पहले पैसा मांगती है। बेटा बदबू दाहट के साथ कहता, कहाँ से ले आए इस बुढ़िया को? वो सुन लेती है, क्या कहा बेटा? तब वो कहता, माँ कुछ नहीं माँ। तब खाने की टेबल पर रोहित बैठता, तभी उसकी पत्नी बोलती है, जी सुनते हो क्या हुआ? केरल ट्रिप के टिकट का बुक हो गई थी ना, तैयारी भी हो गई है, हम लोगों को कब निकलना है? तब रमा जी कहती, अरे रोहित, तूने बताया नहीं कि तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो? घर में मेड भी नहीं है। तब वह कहता, माँ, तुमसे पीछा छूटे इसलिए जा रहे हैं। इतना सुनकर वो कहने लगी, अरे बेटा, कैसी बातें कह रहा है, मैं तेरी माँ हूँ। तब बहू भी कहती, माँ जी, आप तो हम पर बोझ बन गई हैं। क्या आपकी वजह से घूमना फिरना ही छोड़ दें? ऐसी बोरिंग लाइफ कौन जीता है भला? नित दिन आपके खर्च बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं डॉक्टर का खर्च, कहीं कुछ मंदिर में दान देने का खर्च, और भी कहीं का खर्च करना हो तो हाथ बढ़ा लो। मम्मी जी, हम लोग आपसे परेशान हो गए हैं। इतनी बात सुनकर वो भी कहाँ शांत रहने वाली थी। उन्होंने भी कहा, मेरे खर्चे तुम्हें दिखते हैं क्या? घूमने जाओगे तो क्या पैसा नहीं लगेगा? वहाँ तुम लोग पैसा पानी की तरह बहा दोगे तो कुछ नहीं, क्या वहाँ खर्चा नहीं होगा? तब उसने कहा, माँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं जैसे चाहे खर्चा करो, इससे आपको क्या? तब उनकी आंखों से झरझर आकर आंसू बहने लगते हैं। वो भावुक होकर कहती हैं, बेटा, तूने आज तो बात कही मुझे दिल तक छल्ली कर गई। जब गांव का घर और खेती बिकवानी थी तब तो तेरा दूसरा ही रूप था। मैंने सोचा ना तू भी ऐसे रंग बदलेगा, पर उन्हें अपनी माँ की कहाँ परवाह थी। खैर, वो दोनों उन्हें अकेला छोड़कर निकल जाते हैं। ना तो उनका चश्मा बनता है, ना ही दवा लाकर रोहित रखता है, बस पैसे देकर चला जाता है। तब पड़ोस से सुरेश चाबी देने आता है तो उसकी पत्नी मायके से आने वाली होती है, तो ये सोचकर देना चाहता है कि मेरी पत्नी परेशान न हो। मेन डोर की चाबी एक ही है, इसलिए
तभी वो पड़ोस में रोहित के यहाँ चाबी देने आता है। जैसे ही डोर की बेल बजाता है तभी रमा दरवाजा खोलती है। उसी समय वो कुछ बोल नहीं पाती है कि चक्कर खाकर गिरने ही वाली होती है। वह उन्हें संभालता है, उनके चेहरे पर पानी मारकर सोफे पर बैठाता है और फोन करके वह अपने दोस्त से दवाई मंगवा कर देता है। थोड़ी देर बाद उनसे पूछता, आंटी जी आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? तब वह दुखी होकर कहती, मेरे बेटा में मेरी एक न सुनता है। मेरे बेटे ने गांव का घर और खेती बेच दी और ये मकान में मेरे से अपने नाम करा दिया। अब इसमें मेरा हिस्सा नहीं है तो मैं क्या करूं? तब सुरेश ने कहा, आंटी जी आप चिंता ना करें, मैं पेशे से वकील हूँ, आप चाहें तो अपना घर वापस ले सकती हैं। ये नया कानून बना है कि बेटा यदि बूढ़े माँ बाप की देखभाल ना करे और दुर्व्यवहार करे तो आप मानसिक प्रताड़ना का केस लगा सकती हैं और आप अपना घर अपने नाम पर वापस ले सकती हैं। अब उन्हें सुरेश की बात समझ आ जाती है। इस तरह वह रोहित के खिलाफ केस लगा देती हैं और सुरेश उनका चश्मा भी बनवा कर देता है। इस तरह कानूनी प्रक्रिया होने में थोड़ा बहुत समय लगता है। अब रोहित और उसकी पत्नी वापस लौटते हैं तो माँ को कमजोर और दुखी न पाकर बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें लगता है उनकी माँ दुखियारी होकर बिस्तर पर पड़ी मिलेगी, पर कुछ समय बाद अब कोर्ट से नोटिस के पेपर आते हैं तो वह बेटे को देती हुई कहती, रोहित ये लो, कोर्ट से तुम्हारे लिए नोटिस है कि मकान मेरे नाम कर दो, क्योंकि मैंने केस तुम पर फाइल किया है। अब तुम मेरा घर खाली कर दो, इस घर को मेरे नाम कर दो, क्योंकि नए नियमानुसार जो बच्चे बूढ़े माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करें, उनका खर्च वहन न करें, तब माँ बाप अपना घर वापस ले सकते हैं। इतने में वह एकदम चिल्लाते हुए कहता, ये कैसे हो सकता है? जो घर आपके नाम पर था तो वो तो मैंने अपना नाम करा लिया है, नामांकन में तो मेरा नाम है। उसकी बातें सुनकर वो कहती, ये नोटिस आया है, उसको पढ़कर जवाब देकर घर खाली कर देना। 1 सप्ताह का समय है, सोच लो कहाँ और कैसे रहोगे। अब आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। तब रोहित ने कहा, माँ ये आप कैसे कर सकती हैं? आखिर मैं आपका बेटा हूँ, खून हूँ, कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है? तब उन्होंने कहा, तुम अपनी करनी भूल गए, जैसी वैसी भरनी होती है। तुमने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, मुझे एक एक पैसे का मोहताज बना दिया। इतने में वह कहने लगा, माँ आपका अकेले कैसे चलेगा, हम भी देख लेंगे। माँ देखना, एक दिन आपको भी मेरी ही जरूरत पड़ेगी। उसकी माँ रमा जी कहती है, ऐसे औलाद से बेऔलाद होना ही अच्छा है। अगर मैंने तेरे पापा की बात मानी होती तो ये दिन न देखना पड़ता। उनका मानना था कि जब तक हाथ में पैसा है तब तक दुनिया में तुम्हारी पूछ है। मैं ही उनकी बात को न समझ पाई और तेरी मीठी मीठी बातों में आ गई। यदि तेरी न सुनती कितना अच्छा होता, मुझे तेरे आगे मिन्नतें तो न करनी पड़ती। इसलिए अब मैं समझ गई हूँ कि दूध का जल छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली, समझे रोहित? बहुत हुआ रोना धोना, बस घर खाली करो, वरना मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। लगाते रहना कोर्ट के चक्कर। अब रमा जी के अंदर आत्मविश्वास आ गया था। जो बेटे के सामने गिड़गिड़ाती थी, वही अब उनका बेटा आज गिड़गिड़ा रहा था। माँ ऐसा मत करो, अब मैं आपका पूरी तरह से ख्याल रखूंगा, पर उनके ऊपर कोई असर न हुआ। बेटे बहू को निकाल दिया। इस तरह उन्हें अपना घर वापस मिल गया और बेटे को घर खाली कर जाना पड़ा। इस बार रमा जी धोखा खाकर मुंह के बल गिरना नहीं चाहती थी। अब वह सम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपने मकान मालकिन की तरह रहने लगी। आधा मकान किराए से देने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियां नहीं हुई। दोस्तों, माँ को बेटे बहू क्यों बोझ मानते हैं? उन्हें छोटी छोटी जरूरत के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? जब बेटा का जन्म होता तो माँ बाप जी जान लगाकर पालते पोसते हैं, जबकि वही बेटा माँ को बोझ मानता है।
आजकल बहुत कम घर ऐसे होंगे कि माँ पिता के चरणों में रहें समर्पित भाव से उनकी सेवा करें।